वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहूँगी अपने शो में। मैं यहाँ पर रऊफ हसन साहब से यहाँ पर गुफ्तगू का एक बार फिर आगाज़ करूँगी। रऊफ साहब, आपने गुफ्तगू सुनी दोनों रहनुमाओं की, शेख साहब की भी गुफ्तगू सुनी, नासिर अली शाह साहब की भी गुफ्तगू सुनी। आप क्या कहेंगे, क्या हो रहा है ख़ास तौर पर जो आजकल फिर से खबरें सामने आ रही हैं सिंध की हुकूमत में जो चेंजेस आ रही हैं, उसके बाद जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं, नासिर साहब के भी एतराज़ात सुने, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। मैं चाहूंगा कि एक तरफ तो हम पीपल्स पार्टी की जो मुल्क की अंदरूनी सियासत है उसको हम डिस्कस करें, और इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी की जो सियासत जिसमें इसके ताल्लुकात है बैरूनी ममालिक के साथ, उसको डिस्कस किया जाए। अंदरूनी लेवल के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि जी पीपल्स पार्टी की सियासत अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है। जिस पॉलिटिक्स को ये पॉलिटिक्स ऑफ रेकन्सिलिएशन कहते थे, मुफाहमती सियासत, एक्चुअली दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ हिपोक्रेसी। जहां इनका इंटरेस्ट कॉमन हुआ किसी पार्टी के साथ, तो उन्होंने हर किस्म के असूल को बलाए ताक रखा और उस पार्टी को एम्ब्रेस कर लिया, चाहे वो MQM हो या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू हो या कोई और पार्टी हो। फ्रैंकली यही करते रहे, यही करते रहेंगे, और इनका सोल पर्पस इस सारी पॉलिटिक्स में ये है कि जी ये गद्दी पर बैठे रहें, गद्दी को मत छोड़ें। तो इसमें कोई असूल जो है इस सियासत में कारफरमा नहीं रहा, इसमें मुल्क का इंटरेस्ट कारफरमा नहीं रहा, इसमें मुल्क के अवाम का इंटरेस्ट कारफरमा नहीं रहा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो रूलिंग टोला है जो इनको इस वक्त हुकूमत कर रहा है, उनके इंटरेस्ट जो हैं वो कार फरमा रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि बहुत तेजी से इनकी सियासत अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है, और इनके अंदर जो जिसको रोहेल अस्कर साहब ने कहा है कि कंफ्यूजन है, फ्रैंकली वो कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक जुल्फिकार मिर्जा साहब की सियासत का सवाल है, तो वो फ्रैंकली अभी तक ये कंक्लूसिवली कहना बड़ा मुश्किल है कि वो किस प्लेटफॉर्म से सियासत कर रहे हैं। क्या वो एस्टैब्लिशमेंट की सियासत कर रहे हैं, क्या वो जरदारी साहब की सियासत कर रहे हैं, या वो अपनी सियासत कर रहे हैं। तो बेसिकली उनकी जो सियासत है बाहर सूरत, वो कुछ तो असूल नजर आते हैं डेफिनेटली उनके ऊपर। तो साहब, आपकी पार्टी भी अभी रिलेटिवली नई है, नए उसके अंदर और भी उम्मीदवार हैं, औरों को ऐड कर रहे हैं, तो ये इश्यूज तो फ्यूचर में आपकी पार्टी में भी आ सकते हैं। जाहिर बात है, जब इतनी बड़ी पार्टीज होती हैं, उनके मैंडेट्स होते हैं, वोट लेकर आती हैं, तो ये तो इश्यूज आते हैं। तो फिर अगर ये इश्यूज आपकी पार्टी में आएंगे तो आप लोग कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। एक तो मैं ये कहूंगा कि जब असूल की सियासत की जाती है, जब एक सामने मैनिफेस्टो रखा जाता है, और आपकी जो सियासत, आपकी पॉलिटिक्स और आपकी जो पॉलिसीज होती हैं, उस मैनिफेस्टो को, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए होती हैं, तो फिर इस किस्म के कॉन्ट्रडिक्शंस जो वो पार्टी के अंदर डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। फ्रैंकली चूंकि पीपल्स पार्टी की सियासत टोटली ये कॉम्प्रोमाइज की सियासत रही है, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन पार्टी के अंदर से रिबेलियन हो रहा है, जिसे कहना चाहिए कि इंप्लोजन हो रहा है। तो पार्टी के अंदर ऐसे लोग जो कि पीपल्स पार्टी अपनी लीडरशिप, जरदारी साहब की लीडरशिप से एग्री नहीं करते, उनकी पॉलिसी से एग्री नहीं करते, वो पार्टी को इंप्लोजन की तरफ से लेके जा रहे हैं। तो फ्रैंकली किसी बाहर की कुव्वत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अंदर से ही। तो नून लीग की सियासत के बारे में बात जो मैंने पहले कहा था, मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि जो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर पीपल्स पार्टी की सियासत रही है, उसमें इनके जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी साहब, जब उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा है 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं सोफिया, और ये बहुत जरूरी है कि हम उनको यहां दोहराएं और देखें कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त की लीडरशिप है, उनकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है। एक बात उन्होंने ये बड़ी कैटेगोरिकली कही कि जरदारी साहब पाकिस्तान के मफादात का तहफ्फुज़ करने में नाकाम रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इतना बड़ा इल्जाम है जिसको गवर्नमेंट ने अभी तक एड्रेस ही नहीं किया। 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन उन्होंने इसको रिबट नहीं किया। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट अभी तक प्रेसिडेंसी से या प्राइम मिनिस्टर हाउस से नहीं आई है। दूसरी बात उन्होंने जो कही, वो कही कि गिलानी साहब की कैबिनेट में ऐसे लोग शामिल हैं जो शायद बेनजीर भुट्टो के कत्ल में उनका कोई रोल रहा हो। ये एक और बहुत बड़ा इल्जाम है, और इस सिलसिले में भी अभी तक रूलिंग पार्टी के किसी क्वार्टर से कोई जवाब नहीं आया। ये तो नून लीग भी यही बात कहती है। अगर हम नून लीग की भी बात लेकिन करें, मेरी बात खत्म हो लेने दीजिए, मेरी बात खत्म हो लेने दीजिए। तीसरी बात जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसके और बहुत से जो एंगल्स हैं वो सामने आ गए हैं, और उनका ये कहना बिल्कुल ठीक निकला है, वो है मंसूर इजाज साहब के बारे में। देखिए, मंसूर इजाज साहब ने जो एक एलिगेशन लगाया है इस हुकूमत के ऊपर, वो इतना सीरियस है कि उसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। जरदारी साहब को मंसूर इजाज साहब की क्या जरूरत थी कि वो खत उनको लेके जाते? क्या उनकी पार्टी में बाकी लोग मौजूद नहीं है कि वो खत वहां ले जाते? क्या ये सवाल जरदारी साहब से नहीं होना चाहिए?
یہ ان کو نہیں بتایا جانا چاہیے. دیکھیے اور یہ معاملہ اس نوعیت کا ہے اور اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں انہوں نے استعفیٰ دینے کی بھی آفر کی ہے کہ اگر اس سے کنفیوژن دور ہو سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ معاملہ اس سے بہت آگے جا چکا ہے. اچھا میں شیخ صاحب سے بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. منصور اجاز صاحب کے شیخ صاحب ایک موقع دیجیے رہو صاحب مجھے جی صوفیہ ایک اچھا بولیے آپ بولیے. اچھا مجھے شیخ صاحب سے یہاں پر پوائنٹ آف ویو پتا کرنا ہے. جو منصور اجاز صاحب کے خط کا چکر چل رہا ہے تو اس میں آپ کیا کہیں گے, کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ شفیہ دیکھو بات یہ ہے کہ منصور اجاز کے متعلق آپ کے لوکل لوگوں نے کہا, لیکن اس کے منصور اجاز صاحب کا جو میں نے پڑھا اور جو سنا ہے اس میں منصور اجاز نے کہا کہ نہیں, انہوں نے مجھے ڈائریکٹ نہیں کہا, تیسرے بندے کے تھرو کہا اور میں نے پھر جو ان کا ملنے والا تھا میں ان کو کہا. اس کو آپ ذرا ایک سیکنڈ بھی اپنے دماغ سے نکال دیجئے. آپ پروو یہ کرنا چاہتی ہیں کہ زرداری بحیثیت پریزیڈنٹ فوج کو نیچا دکھانا چاہتا ہے. ہاں اب اس کی دو مثالیں میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں, آپ اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیجئے گا. اس میں آپ کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کی تحریر بولتی ہے. جب ایبٹاماد کا ہوا واقعہ, جب امریکہ نے وہاں پہ کیا اور اسامہ بن لادن سو کالڈ پتہ نہیں وہاں سے گرفتار کیا یا نہیں کیا, بہرحال وہ ایک بہت بڑی سبکی تھی پاکستانی فوج کے لیے. بجائے اس کے کہ آپ کا سپریم کمانڈر اپنی فوج کے سربراہان کو بلا کر اسے مشاورت کے بعد کوئی اعلان کرتے, انہوں نے بغیر سوچے سمجھے سپریم کمانڈر صاحب نے ایک ایڈیٹوریل لکھ دیا نیو یارک کے اخبار میں. اس سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں, مطلب کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ یہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جی آپ فوج کو رکھیے ایک طرف, میں جناب امریکن حضور میں آپ کے ساتھ ہوں, فوج آپ رہے یا نہ رہے. یہی ایگزیکٹلی یہی واقعہ دوسرا کیری لوگر بل میں ہوا, جب فوج کو دباؤ میں لانے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی. اور اس کے بعد جب فوج نے اپنے مجھے ذرا سا موقع دے دیں, وقت ہو گیا وقفے کا, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آگے ڈسکشن کو ایک دفعہ پھر سٹارٹ کریں گے. ناظرین میرے ساتھ رہیے.